सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ए टू जेड स्टफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूँ लेके एक नई वीडियो JAIIB पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों अभी हम मॉड्यूल ए कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। बेसिकली ये तीसरा चैप्टर है मॉड्यूल ए का। रिटेल बैंकिंग। दोस्तों रिटेल बैंकिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सेकंड मल्टीपल डिलीवरी चैनल, थर्ड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। तो मल्टी प्रोडक्ट जैसे डिपॉजिट प्रोडक्ट होते हैं, लोन प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं। उसके बाद मल्टीपल डिलीवरी चैनल। तो जो रिटेल बैंकिंग में है प्रोडक्ट डिलीवरी करने के कई चैनल होते हैं। ब्रांच बैंकिंग होती है, कॉल सेंटर होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होती है और कई तरह के चैनल्स होते हैं। थर्ड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। रिटेल बैंकिंग में कस्टमर ग्रुप मल्टीपल होता है। इसमें स्मॉल बिजनेस भी होते हैं, कॉर्पोरेट भी होते हैं और इंडिविजुअल कस्टमर भी होता है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल बैंकिंग का वो होता है कि जो बैंकिंग सर्विस है उसकी जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाया जाए। जो लोग रिटेल लेवल पे छोटे छोटे बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल लोग हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं उनको भी बैंकिंग की सर्विसेज दी जा सके। इससे क्या फ़ायदा होता है, मान लीजिए हम किसी बड़े कस्टमर को, कॉर्पोरेट को 100 करोड़ का लोन देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो वो हमसे बल्क में ले रहा है, होलसेल में ले रहा है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की नेगोशिएशन करेगा। दूसरा क्या, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर उस बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो 100 करोड़ का 100 करोड़ NPA हो जाएगा। अब रिटेल में क्या होता है कि रिटेल में कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं और अमाउंट छोटा रहता है। इससे एक तो रिस्क कम होता है। अगर हम 100 कस्टमर को 100 करोड़ रुपया देंगे या 1 करोड़ रुपया देंगे, तो अगर उसमें से 1-2 NPA हो जाए तो पोर्टफोलियो पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, वहाँ कस्टमर की नेगोशिएशन पावर ज़्यादा नहीं होती है, हम कस्टमर से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है और आजकल बहुत सारे बैंक रिटेल बैंकिंग के बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट, रिटेल लोन प्रोडक्ट्स एंड रिटेल सर्विसेज। रिटेल डिपॉजिट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे FD, RD और कई तरह की डिपॉजिट स्कीम्स। उसके बाद रिटेल लोन प्रोडक्ट में सभी लोन प्रोडक्ट जैसे हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कई तरह के लोन होते हैं जो इसमें आते हैं। उसके बाद बहुत सारी रिटेल सर्विसेज होती हैं जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड्स करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। अब हम बात करेंगे क्रॉस सेलिंग की। तो दोस्तों क्रॉस सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर बैंक कर रहा है। तो क्रॉस सेलिंग होती क्या है? क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या न्यू कस्टमर हैं उनको कुछ एडिशनल प्रोडक्ट ऑफर करना, जिससे क्या है, एक तो कस्टमर रिटेन रहेगा और बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। तो कस्टमर रिटेन कैसे रहेगा? मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर का अकाउंट है, वो मेरे पास डेली आ रहा है, मैं उसको क्रॉस सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं बोला कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो क्या होगा, वो किसी और बैंक से ले लेगा क्योंकि उसे नहीं पता कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें क्या ऑफ़र है। तो वो जो उसको अप्रोच करेगा वो उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेगा। तो अगर मैं उस कस्टमर को अप्रोच करूँ कि सर आपका अकाउंट हमारे पास है, आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो वो कस्टमर हमसे क्रेडिट कार्ड लेगा और हमारे साथ फेथफुल रहेगा और लॉन्ग टर्म तक वो हमारा कस्टमर रहेगा।
बट अगर वो किसी और बैंक के पास किसी और प्रोडक्ट के लिए जाता है तो चांसेस है कि इन फ्यूचर वो कस्टमर हमें छोड़ दे। उसके बाद इससे प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है कि अगर किसी का हमारे पास अकाउंट है, हम उसको लोन दे रहे हैं, तो उससे हमारी इनकम बढ़ेगी और जो हमारी कॉस्ट पर कस्टमर है वो डिक्रीज होगी। तो क्रॉस सेलिंग एक बहुत ज़रूरी तरीका है जो हर बैंकर को जब भी कोई कस्टमर आए इसको यूज़ करना चाहिए। कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आपके बैंक में अवेलेबल है उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। इंटरनेशनल बैंकिंग, जब कोई बैंक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। तो बेसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग्स उन कस्टमर के लिए होती हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, इंपोर्ट कलेक्शन ऑफ बिल सर्विसेज, डायरेक्ट इंपोर्ट बिल, एडवांस पेमेंट टू इंपोर्टर, इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, अरेंजिंग फॉर बायर्स सप्लायर क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्विस प्रोवाइडर टू एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर को क्या क्या सर्विस दी जाती हैं, एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट, एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन, एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन सर्विसेज, बैंक गारंटी एंड एक्सपोर्ट एलसी एडवाइजिंग। तो ये सारे जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई हैं, जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है कि हर तरह की सर्विस एक ही जगह पे देना, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट। तो देखा होगा आपने कि आजकल हर बैंक ये सर्विसेज दे रहा है, तो हर बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग को फॉलो कर रहा है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग क्यों की जाती है दोस्तों, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। जैसे इट हेल्प्स टू क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे तो हम अपने कस्टमर को उनको क्रॉस सेल कर पाएंगे। सेकंड, जब हम यूनिवर्सल बैंकिंग को अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो कस्टमर का टाइम बचता है क्योंकि उसे दूसरे बैंक में नहीं जाना पड़ता, और दूसरा उसकी सारी ज़रूरतें एक ही बैंक में पूरी हो जाती हैं, जिससे कि बैंक का रेवेन्यू बढ़ता है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है और कस्टमर लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहता है बैंक के साथ। एक्टिविटीज़ इन यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग में कई तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़, क्रेडिट कार्ड्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है नैरो बैंकिंग। तो जो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट नैरो बैंकिंग का इंडिया में डिस्कस हुआ था, वो एक कमेटी थी जिसका नाम था कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट एंड कन्वर्टेबिलिटी। तो इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया था। नैरो बैंकिंग इज ए बैंकिंग इन विच ए बैंक प्लेस इट्स फंड इन रिस्क फ्री एसेट विद maturity period matching its liability maturity profile so that there is no problem relating to asset liability mismatch। तो एक ये ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक अपने पैसे जो फंड्स होते हैं उनको रिस्क फ्री एसेट, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई और कई रिस्क फ्री एसेट होती हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और उनकी जो मैच्योरिटी है वो उनकी लाइबिलिटी, जैसे किसी ने आपके पास एफडी रखी है तो बैंक उस पैसे को ऐसी सिक्योरिटी में लगा देगा जो उसी टाइम पे या उसके आसपास मैच्योर होने वाली हो जब वो एफडी मैच्योर हो रही हो, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स हो, जिसमें रिस्क बहुत कम हो। डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो सिक्योरिटी होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती हैं। तो इंडिया में बेसिकली अभी दो डिपॉजिटरी हैं, एक तो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। वो जो दोनों सेबी के साथ रजिस्टर हैं, और अगर किसी कंपनी को अपनी डिपॉजिटरी बनानी है तो उसकी परमिशन उसको सेबी से लेनी पड़ती है, और जो मिनिमम स्टैप्यूलेशन है वो सेबी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सबसे पहले इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR। As per the definition given in the company's issue of Indian Depository Receipt Rule 2004, IDR is an instrument in the form of depository receipt created by Indian depository in India against the underlying equity share of issuing company. In IDR, foreign companies would issue share to an Indian depository, which would in turn issue depository receipt to its investor in India. The actual shares underlying in IDR would be held by overseas custodian, which shall authorize the Indian depository to issue the IDR. तो बेसिकली इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या होता है, जो फॉरेन कंपनी होती हैं वो शेयर इशू करते हैं इंडिया में डिपॉजिटरी कंपनीज को। मान लीजिए NSDL को उन्होंने शेयर इशू किए, तो जो आगे NSDL है वो आगे जो इंडिया में इन्वेस्टर हैं उन्हें डिपॉजिटरी रिसिप्ट देंगी, और जो ये शेयर हैं या जो पोर्टफोलियो है इसे ओवरसीज कस्टडियन मैनेज करता है। सेबी गाइडलाइंस ऑन IDR। Overseas company should be listed in the home country to become eligible for issuing IDR। तो अगर कोई ओवरसीज कंपनी IDR इशू करना चाहती है तो उनको अपनी होम कंट्री में रजिस्टर होना चाहिए, एंड मिनिमम साइज शुड बी रिच 50 करोड़ एंड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रिच 2 लाख। मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल should be 90%, otherwise amount has to be refunded. Interest for delay behind 8 day 50% per annum. Issue price should be based on earning per share per issue for last 3 year, price by earning ratio, and average return on net worth of last 3 year, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। तो ये गाइडलाइंस हैं जो कंपनी इंडिया में IDR इशू करने आती है उनको ये गाइडलाइन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो GDR और ADR इनको काफ़ी नामों से जाना जाता है, बट इसका जो मतलब है इट इज़ कॉल्ड क्रिएटेड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इसे कौन इशू करेगा, वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो इंडिया के आउटसाइड ऑपरेट करता है, एंड इशू टू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर। और ये इशू किया जाता है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को अगेंस्ट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। इससे अगेंस्ट द इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इन दोनों के अगेंस्ट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशनरी नोट। ए पार्टिसिपेशनरी नोट आल्सो कॉल्ड ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू अगेंस्ट एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। इट अलाउज टू गेट डिविडेंड और कैपिटल गेंस। इससे क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्टर को, उसको या तो डिविडेंड मिलता है या कैपिटल गेन मिलता है, एंड फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। और ये कहाँ से आता है, जो सिक्योरिटी इस डेरिवेटिव में होती है। Although some of the holders may not be eligible to trade in stock market in India। हालांकि ये पार्टिसिपेटरी नोट्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, बट कुछ जगह पे इसकी रिस्ट्रिक्शन भी होती है।
तो बेसिकली ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू हेज ओ द फंड। तो फंड को हेज करने के लिए ये पार्टिसिपेटरी नोट्स यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।